बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स of ninth class. How are you? I hope you are perfectly all right. मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का जो काम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और इसी तरह जो साथ साथ जो आपको काम करवाया जा रहा है वो साथ साथ करते रहें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो साथ साथ जो काम है ये जो यहाँ पे काम करवाया जा रहा है नाइन्थ क्लास को, वो पीटीबी का जो सिलेबस है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक काम करवाया जा रहा है। तो ये साथ साथ आप लोग करते रहें। तो चैप्टर नंबर हमने 5 स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन का, तो उसमें हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ द ग्रेविटेशन पढ़ा था और ग्रेविटी को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, ये चीज़ें सारी पढ़ी थी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का आपस में रिलेशन क्या है, आपस में ये एक दूसरे के मतलब रिलेट करते हैं और वो कैसे करते हैं, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक देखें हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या होती है ये आप पहले कर चुके हैं हम, कि अगर फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर हम टू बॉडीज़ लेते हैं, टू मैसेज हैं हमारे पास, ठीक है, टू मैस हैं, एक मैस हमारे पास क्या है m1 है, दूसरा m2 है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, इसके दरमियान में फोर्स F है और यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रही है और ये इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है d है। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। उसमें क्या है कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जो एक्शन है और रिएक्शन इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। फ़र्ज़ कर लें कि अगर हम एक बॉल को हिट करवाते हैं वॉल से, दीवार से हिट करवाते हैं, तो वो जिस फोर्स से हम बॉल को हिट करवा रहे हैं दीवार से, उसी फोर्स से वो नीचे हमारी तरफ वापस आ रही है। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल हो जाता है। लेकिन जब बॉल को हम हिट करवाते हैं तो उसकी डायरेक्शन वॉल की तरफ होती है, और जब वो दोबारा मतलब दीवार जो है उसके ऊपर रिएक्ट करती है तो वो हमारी तरफ आती है, मतलब वो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, डिफरेंट। तो इसमें भी यही बताया हुआ है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, कि अब हमारे पास हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैस m1 है, m2 है। अब इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रही है, ये फोर्स रिएक्ट इस तरफ उसके ऑपोजिट कर रही है, फोर्स इस तरफ लग रही है, ये फोर्स इस तरफ लग रही है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन किसको ज़ाहिर कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन मुखालिफ है। अब देखें ये m1 इसके ऊपर एक्शन कर रहा है, फोर्स इस तरफ लगा रहा है, आगे m2 रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है उसकी, लेकिन उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ओपोजिट इन डायरेक्शन। जितनी फोर्स ये इस मैस की है उतनी फोर्स इस m2 की होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। जितनी फोर्स इस तरफ लग रही है उतनी फोर्स ही उस तरफ लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का आपस में बहुत बड़ा रिलेशन है, कि हम इसको कह सकते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है अमल कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अमल जो डेफिनेशन के ऊपर अमल कर रहा है। तो हम इनका रिलेशन जो है इसमें ये कुछ बताया हुआ है कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसमें अगर आप इसको इस पैराग्राफ को रीड करेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो उसमें यही कुछ दिया हुआ है कि न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है। उसके बाद
यहाँ पे ये पढ़ा था हमने कि मैस इस तरफ लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रही है, इसके दरम्यान में डिस्टेंस डी है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डी है। तो F इज इक्वल टू m1 m2, यहाँ पे G जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। G की जो वैल्यू हमने फाइंड किया, हमें पता है कि 6.73 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी पर स्क्वायर। तो इसको हम साथ साथ उसकी डेफिनेशंस और इनका आपस में रिलेशन जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, वो हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से एक दफ़ा इसको इस पैराग्राफ को रीड करना है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपस में रिलेट जो कर रहा है उसको आपने स्टडी करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सिर्फ इसके अंदर ये है, उसके बाद वो कहता है कि मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करें, ठीक है। हमने ज़मीन का मैस फाइंड करना है, तो ज़मीन का जो मास, इतनी बड़ी ज़मीन है तो उसका मास कैसे फाइंड करेंगे, तो वो आज हम करने जा रहे हैं। तो मैस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मैस ऑफ अर्थ। मैस ऑफ द अर्थ हमने फाइंड करना है कि हमारे पास यहाँ पे ये ज़मीन है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और इसका मैस जो है ME से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ज़मीन का जो मैस है। अब यहाँ पे हम ज़मीन के ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं जिसका मैस हम कहते हैं कि वो M है। ज़मीन के ऊपर एक हमने ऑब्जेक्ट रखा है और ज़मीन का जो रेडियस है वो क्या है, R, कैपिटल R ज़मीन का क्या है, रेडियस है, ठीक है। और इसका जो वेट है, ठीक है, इसका वेट जो है ये नीचे की तरफ अमल कर रहा है, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की ज़मीन की तरफ अमल कर रहा है, ठीक है। तो हम मालूम करने जा रहे हैं मैस ऑफ द अर्थ। तो ज़मीन का जो मैस है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू G, ठीक है, स्मॉल m1 m2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्ट्रेटजी चेंज हो जानी, G और m1 हमारे पास स्मॉल m है, ये हमारे पास m1 है, और ज़मीन ऑफ मैस का इसको m2 का नाम दे लें। जो m और कैपिटल ME यानी m1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, m जो हमारे पास मैस ऑफ दी ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन के ऊपर रखा गया है। उसके बाद हम m2 क्या करेंगे, m2 की जगह पे हम रखेंगे ME, ठीक है, मैस ऑफ द अर्थ। नीचे हमारे पास रेडियस वहाँ पे R था, डिस्टेंस था दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में, यहाँ पे क्या आ जाएगा R स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दें। नेक्स्ट हम काम करने जा रहे हैं। अब देखिए ना, इस मैस जो है, मैस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो हम ज़मीन के ऊपर मैस रखा गया है, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है। तो यहाँ पे इसका वेट की फोर्स जो F किसके बराबर होता है, W, और W किसके बराबर होती है, mg के बराबर होता है। W इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। तो हम यहाँ से F इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, m, और m किसके बराबर होएगा, g के, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि F किसके बराबर है, mg के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें इसको। अब वेट की जो फोर्स है यहाँ पे F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। अब देखें इक्वेशन नंबर कंपेयर कर लें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयरिंग, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन
1 एंड 2, 1 और 2 को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल, देखें अब ये फोर्स एफ इसके बराबर है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और एम जी किसके बराबर आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। देखें अब एम एम से कैंसिल हो गया, एम एम से कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास जी किसके बराबर आ गया, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो आर है वो क्या है, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, ज़मीन का जो रेडियस है वो आर है यहाँ पे। अब यहाँ से हमने फाइंड करना है एम ई, मैस ऑफ द अर्थ, ज़मीन का हमने मैस फाइंड करना है। तो आर इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा आर स्क्वायर जी, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास जी एम ई। ठीक है, और एम ई किसके बराबर आ जाएगा, अब जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, आर का स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ की क्या बन गई, हमने मैस ऑफ द अर्थ जब फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एम ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। अब हमें आर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, जी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और कैपिटल जी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अब देखें, अब यहाँ पे ज़मीन का जो रेडियस है, ठीक है, ज़मीन का रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वेशन लिखें, एम ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर स्मॉल जी डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। अब हम बात आर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ये कितनी है 1.6 10 रेज टू पावर, या इसको 6.4 10 रेज टू पावर 6 मीटर, 6.4 10 रेज टू पावर 6 मीटर जो है हमारे पास क्या है, रेडियस की आर की वैल्यू है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है स्मॉल जी है वो 10 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो कैपिटल जी है वो किसके बराबर होती है, 6.673 10 रेज टू पावर -11। ठीक है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होती है, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें, एम ई इज इक्वल टू आर की वैल्यू है हमारे पास 6.4 10 रेज टू पावर 6, आर का स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा इसका मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल जी की हमारे पास 10 है डिवाइडेड बाय 6.673 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगा -11। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसका भी स्क्वायर लेंगे और ये 12 बन जाएगा। ठीक है, 10 रेज टू पावर 12 आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6.0 10 रेज टू पावर 24 kg। तो क्या आ जाएगा हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ कितना आ जाएगा 6.0 10 रेज टू पावर 24 kg। ये आप इसको ये मीटर स्क्वायर में लिख लें साथ। ठीक है, तो इसके साथ न्यूटन मीटर का स्क्वायर केजी पर स्क्वायर, तो इसके साथ आ जाएगा मीटर, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या आ जाएगा 6.0 10 रेज टू पावर 24 kg हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ आ गया। ठीक है, ज़मीन का जो मैस हमने फाइंड कर लिया, ज़मीन का जो मैस है 6 10 रेज टू पावर 24 kg है। इसी तरह ये
आप लोगों ने करना है, दोनों टॉपिक अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।